दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये अभ्यास सेट जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। और भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविक को जाता है, जो 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे। लेकिन भारत में जो तंबाकू की खेती है उसकी शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो आप जानते हैं विजयनगर राज्य या विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था। दोस्तों इस साम्राज्य के 4 राजवंश संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा तुलुप वंशी कृष्णदेव राय था। और विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, तराइन के युद्ध 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली शासक था या शासन था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। दोस्तों मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर युद्ध 1194 हुआ था, उसमें जयचंद मारा गया था। तो याद कर लीजिए, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच दोस्तों 1194 का चंदावर युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद मारा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई, आपको बताना है। तो ऑप्शन है, शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 1526 में दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और शेर शाह ने चौसा युद्ध 1539 और बिलग्राम 1540 युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, संस्थापकों की सूची को जो है संप्रदायों की सूची से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, शंकर देव ने एक शरण धर्म चलाया था। जगजीवन ने सतनामी संप्रदाय चलाया। लालगिन या लाल बेग ने दोस्तों अलख नामी संप्रदाय की शुरुआत की थी। और गोविंद प्रभु ने महानुभाव पंथ की स्थापना की थी। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सूची 1 में केवल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संत हैं, उनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय हैं। शंकरदेव ने एक शरण धर्म, जगजीवन ने सतनामी, लालगिन या लालबेग ने अलखनामी और गोविंद प्रभु ने महानुभाव पंथ संचालित किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी। ऑप्शन है भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर और शेरशाह। तो दोस्तों मेधावी अधिकारी टोडरमल जो थे वो अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो उत्तर है, वह जैन विद्वान कौन था दोस्तों। तो सही उत्तर है, वो जैन विद्वान हरिविजय थे जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हरिविजय सूर्य नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। और हरिविजय सूर्य को अकबर द्वारा जगत गुरु
हरविजय सूर को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो उत्तर है सिसोदिया वंश। दोस्तों, मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था और अकबर के समय वहां का शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? आपको बताना है। तो उत्तर है अधिकारियों के वेतन के लिए। भारत में मनसबदारी, जिसको पद कहा जाता है, इस प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के निर्धारण के लिए सबसे पहले अकबर द्वारा की गई थी। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों ही अधिकारी शामिल थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल या मोती मस्जिद? तो उत्तर है मोती मस्जिद, क्योंकि मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1654 में आगरा के किले में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा था, कहाँ की रानी थी? ऑप्शन है गोलकुंडा, बहमनी, बीजापुर या अहमदनगर। तो सही उत्तर है बीजापुर। दोस्तों, चांद बीबी बीजापुर की रानी और अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बुरहानुल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक ही था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया और नए शिशु सुल्तान ने बरार जो है ये साम्राज्य मुगलों को अर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो बहुत ही आसान सा उत्तर है, अकबर ने मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किया था। एक प्रश्न ये बनता है कि अकबर ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की? तो अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में, और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की ये मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इसमें जात और सवार की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो उत्तर है 1/3 अंश। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 भाग राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था और अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने दहशाला, जो कि टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, ऐसी नई कर प्रणाली का शुभारंभ किया था और मुगल कालीन राज व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राटों में से किसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? तो बाबर और जहांगीर। दोस्तों, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की और जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी लिखा है। और जहांगीर के शासन के 16 वर्षों बाद का इतिहास मोतबिंद खां ने लिखा था। अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची? तो ये था जहांगीर का शासनकाल। दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल जो है ये चित्रकला का स्वर्णकाल भी माना जाता था और जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों में दौलत, मनोहर, फारूक बेग, बिशन दास, अबुल हसन और मंसूर थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? तो उत्तर है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। दोस्तों, शुद्ध संगमरमर से बनने वाली इमारत, पहली इमारत या पहली मुगल इमारत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये इमारत जनाना रौजा के पास स्थित है और इसका मुख दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। ये अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शाइस्ता खां। दोस्तों, 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया था। लेकिन 1663 में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खां मार डाला गया था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो उत्तर है आपका भोसले। दोस्तों, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थीं।
1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण करके रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा जो है ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के शासनकाल में समाप्त की गई? तो उत्तर है बाजीराव द्वितीय। दोस्तों, एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उसकी इच्छा के विरुद्ध 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए और इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी थी। तो सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में पेशवा प्रथा की समाप्ति की गई। अगला है कि वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वो कौन थे? तो उत्तर है छत्रपति शिवाजी। दोस्तों, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने हिंदू पादशाही पद को अंगीकार किया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। उन्होंने ऐसा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो आप जानते हैं कि भोसले घराने से। और देखिए, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया अंकित हुआ था? तो उत्तर है शेर शाह सूरी। दोस्तों, अफगान शासक शेर शाह सूरी जिसका शासनकाल 1540 से 1545 है, इसके शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया जिसका वजन 178 ग्रेन था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? तो सही उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों देखिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र अफगान मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी के लिए किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हुमायूं। फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे और इसने अब्दुस समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो उत्तर है पुर्तगाली। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 में गुजरात के बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो उत्तर है अमृतसर। दोस्तों, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल 1797 से 1839 ईस्वी तक था और रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था। और ये कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों ने भारत पर वास्तविक रूप से सत्ता स्थापित कर ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख खालसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, सिख खालसा अथवा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और आप जानते हैं कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज्य का उद्भव और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो उत्तर है 1849। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात के युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था और पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और इस प्रकार पंजाब जो था ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था 1849 में।
अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उत्तर है शाह आलम द्वितीय। दोस्तों 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इस समय दिल्ली का शासक जो था वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अली गौहर इसका मूल नाम था और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये था कासिम बाजार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो उत्तर है बंगाल के नवाब। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो ये था वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के भारत में रहने और शासन करने में निर्णायक रहा था, जिससे फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता भारत से कट गया और अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया था। अगला प्रश्न है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो उत्तर है राजा राममोहन राय। दोस्तों राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद, नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा और नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक समाचार पत्र है द लायल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका समाचार पत्र था? तो उत्तर है सैयद अहमद खान। दोस्तों सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। और द लायल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित या प्रकाशित समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, देखिए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन है सतारा, नागपुर, झांसी या पंजाब। तो सही उत्तर है पंजाब। पंजाब को जो है हस्तगत करने के लिए ब्रिटिश राज में राज्य अपहरण नीति या लैप्स पॉलिसी को नहीं अपनाया गया था और सतारा, झांसी और नागपुर डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अपहरित किए गए थे। अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तिथि थी दोस्तों 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी में 20वीं एनआई और तीसरी एलसी की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय गोरखपुर से किसने कमान संभाला था? ऑप्शन है कदम सिंह, शाहमल, देवी सिंह या फिर गजाधर सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गजाधर सिंह। दोस्तों 1857 की क्रांति के शुरुआत में 10 मई को मेरठ छावनी से जो हुई थी, इस क्रांति का नेतृत्व गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, बागपत में शाहमल ने, मथुरा से देवी सिंह ने और मेर से कदम सिंह ने किया था। लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व आप जानते हैं बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से नाना साहब और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर है 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति के समय झांसी से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और एक दुरूह संघर्ष के बाद 17 जून 1858 को इन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 में नेताओं और सूची 2 में आंदोलनों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा, यहाँ पे देखिए टोम्मा डोरे ने कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था।
ऑप्शन मतलब ए का तीसरा हो जाएगा। टोम्मा डोरे ने कोया विद्रोह का नेतृत्व, ईशान चंद्र राय ने दोस्तों पावना विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा आप जानते हैं, बिरसा मुंडा ने दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, और राधा कृष्ण दंडसेन ने सबर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये नए टाइप के हैं, आप इनको अलग से तैयार कर लीजिएगा, मैं इसको स्टार कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि देखिए निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो ये था दोस्तों कृषि सुधार। कर्जन द्वारा 1901 में सरकालीन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई थी, और इसी के द्वारा झेलम नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ, और अपर चिनाव, अपर झेलम और लोअर बारी दोआब नहरों का कार्य शुरू किया गया था। इसके शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिग्रहण 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। और कर्जन के शासनकाल में शैक्षिक क्षेत्र में भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना था। पुलिस सुधारों के अंतर्गत 1902 में फ्रेजर कमीशन की स्थापना भी हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के प्रवेश में किसने संभव बनाया था? तो उत्तर है डलहौजी। दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस या आईसीएस में भारतीयों के प्रवेश को डलहौजी द्वारा संभव बनाया गया था, और 1853 के चार्टर एक्ट में इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्तियों के लिए कंपटीशन की व्यवस्था की गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के साथ चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, और 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया था। और 1833 का एक्ट इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सन में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली बार सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये ईयर था 1798। दोस्तों 1758 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, और बेलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद के बाद मैसूर, अवध, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर के नरेशों ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो ये अमाउंट था 26 लाख रुपए। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी, जिसमें कुछ शर्तें थीं कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया, और कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया, और नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण है। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस प्रतिबंधों को हटाना यानी प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को, और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन है आपके वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डफरिन। तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का शुरुआत किया। इसको इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो उत्तर है दिसंबर 1856 में। दोस्तों दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया था, और इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था।
नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और यही कारण, जो तुरंत का तात्कालिक कारण था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना कब हुई थी या कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो ये था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। दोस्तों, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से ये अपील की थी कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। और इस प्रकार देखा जाए तो ये जो है विकल्पों में दी गया प्रथम घटना है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन? तो सही उत्तर है आपका वाराणसी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बिरजिस कादिर? तो सही उत्तर है दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। बरेली में दोस्तों 1857 के विद्रोह में खान बहादुर ने बरेली में जो है नेतृत्व किया था। और ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने विद्रोह में कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित करके अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है ग्वालियर। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल का सामना करना पड़ा था? तो सही उत्तर है ह्यू रोज। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के झांसी के अंतिम मराठा शासित राजा गंगाधर राव की विधवा थीं। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। और रानी की मृत्यु पर ह्यू रोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है, देखिए 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो उत्तर है ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध। दोस्तों, अवध की बेगम जो थी बेगम हजरत महल, ये इन्होंने विद्रोह का आरंभ 4 जून 1857 को जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर के जो है साथ में किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो सही उत्तर है तात्या टोपे। दोस्तों, तात्या टोपे, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के बाद तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया और 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी।
इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। उन्होंने शाहबाद और आगरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट किया और अपनी सरकार स्थापित की थी। दोस्तों कुंवर सिंह ने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया और इस युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दोस्तों दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। तो ये था दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित सामान्य अध्ययन या जीआईसी प्रवक्ता यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ एआरओ के लिए सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों का संकलन। इसके बाद आगे दोस्तों आगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।